बिना टाइम स्टैम्प के उसे गलती से अपनी शादी की फोटो का एक राज पता चल गया। फोटो में उसकी पत्नी की 2 उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ी क्रॉस हुई थी। इस इशारे का मतलब होता है भगवान से माफी मांगना। इसका मतलब था कि उनकी शादी झूठी और अमान्य थी। अगले दिन चू मेन ने यह बात सामने से नहीं बताई, बल्कि हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो महिला इतने सालों से उसके साथ है वो आखिर क्या छुपा रही है। लेकिन जब उसकी पत्नी बाहर गई तो उसने भी इशारा करते हुए कहा, मैं भी अपनी उंगलियां मोड़कर तुम्हारे लिए शुभकामनाएं दूंगा। पत्नी एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर चू मेन को एक मुस्कान दी और काम पर जाने के लिए जल्दी करने लगी। सच का पता लगाने के लिए चू मेन जल्दी से कार में बैठा और चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। जैसे ही वो उस अस्पताल में पहुंचा जहां उसकी पत्नी काम करती थी, एक नर्स ने उसके सामने आकर उसे रोक दिया। चू मेन को उसे फूल अपनी पत्नी को देने के लिए कहना पड़ा और फिर वो मुड़कर जाने लगा। हालांकि वो बस थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि वो वापस मुड़ा और नर्स के पीछे चला गया। अचानक व्हीलचेयर पर एक मरीज तेजी से चू मेन की ओर आया, जैसे उसे रोकना चाहता हो। चू मेन आसानी से बच गया, लेकिन एक मेडिकल स्टाफ से टकरा गया जो एक शेल्फ धकेल रहा था। वो स्टाफ दाएं बाएं हिलता रहा ताकि चू मेन आगे न जा सके। जल्दबाजी में चू मेन ने शेल्फ को एक तरफ धकेला और आखिरकार उस ऑपरेटिंग रूम में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी काम कर रही थी। लेकिन वहां उसका इंतजार एक भयानक नाटक कर रहा था। सर्जन जैसे ही ऑपरेशन करने वाला था, बेहोश किया गया मरीज अचानक उठ बैठा। चू मेन ने यह असामान्य दृश्य देखा और उसकी यह खोज इस दुनिया की सच्चाई की बस एक झलक थी। असल में चू मेन एक रियलिटी शो का मुख्य किरदार है और दुनिया का पहला बच्चा है जिसे किसी कंपनी ने गोद लिया था। जन्म से ही वो ताओयुआन द्वीप पर बने एक बहुत बड़े फिल्म सेट पर रह रहा है। सड़क की बत्तियों से लेकर समुद्र तक सब कुछ शूटिंग के लिए बनाए गए प्रॉप्स हैं। यहां तक कि रात में दिखने वाली चांदनी भी स्टूडियो की लाइटों से बनाई जाती है। स्टूडियो में 5000 से ज्यादा कैमरे हैं जो चू मेन की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके आसपास होने वाली हर चीज को लाइव स्ट्रीम करते हैं। 30 सालों से वो अनजाने में कैमरे की निगरानी में जिया है और जिन अजनबियों से वो मिलता है, उसके पड़ोसी और यहां तक कि उसके माता पिता, दोस्त और पत्नी भी सभी शो द्वारा काम पर रखे गए अभिनेता हैं। सिर्फ चू मेन को ही यह सब नहीं पता था। डायरेक्टर उसके रास्ते में विज्ञापन डलवाता था और उन चीजों में भी विज्ञापन डालता था जो वो खुद खरीदता था। हालांकि चू मेन को यह अजीब लगता था, पर उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक दिन आसमान से एक फोटोग्राफी लैंप ठीक चू मेन के बगल में आकर नहीं गिरा। वो चू के दरवाजे के ठीक बगल में गिरा। उसने वो लाइट उठाई और उसे गौर से देखा। उसने पाया कि उस पर तियान लेंगेक्सन का एक निशान था। चू ने अविश्वसनीय ढंग से आसमान की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। यह पहली बार था जब उसे कोई ऐसी समस्या मिली जिसे समझाया नहीं जा सकता था। लेकिन फिर कार से यह प्रसारित किया गया कि एक तकनीकी खराबी के कारण पुर्जे गिर गए थे। इसने चू के संदेहों को भी सफलतापूर्वक दूर कर दिया। हालांकि सब कुछ कैमरे की निगरानी में है, पर चू के भी अपने राज हैं। जब भी वह कंपनी आती है, वो हमेशा फिजी नामक जगह और शिवेया नाम की एक महिला को फोन करके सलाह लेती है, लेकिन हर बार उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इतना ही नहीं, वह अक्सर पत्रिका के पास चोरी छिपे जाती और खांसने का नाटक करते हुए चुपके से पत्रिका में मॉडल की आंखें खोल देती थी। क्योंकि इन आंखों का उसके लिए एक असाधारण मतलब था, तभी मैनेजर अचानक मुस्कुराते हुए आया और उसे द्वीप पर एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का काम सौंप दिया। वो इस काम को मना नहीं कर सकी और थोड़ी अनिच्छा से बाहर चली गई। हालांकि सुपरवाइजर ने कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। इस अस्थिर लेकिन स्थिर नौकरी को बनाए रखने के लिए चू मेन को अपना सिर ऊंचा करके गोदी डॉक पर आना पड़ा। लेकिन जब आखिरकार उसमें गोदी पर चलने की हिम्मत आई तो वो एक छोटी सी डूबी हुई नाव पर रुक गया। फिर उसके पैर कांपने लगे और वो मुश्किल से खड़ा हो पाया। अंत में वो केवल इधर उधर टहल सका। वो अपने मनोवैज्ञानिक अवरोधों को दूर नहीं कर पाया और ये एक और परीक्षा थी जो शो की टीम ने उससे ली। जब वो बहुत छोटा था तब वो इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक था। ये समुद्र की दुनिया भी है जो लालसा से भरी है, लेकिन समुद्र का अंत ही वास्तविक दुनिया का द्वार है। उसे यहाँ का रहस्य न मिले, इसलिए निर्देशक ने एक उपाय सोचा। उसने विशेष रूप से उसके पिता को उसके साथ समुद्र में जाने की व्यवस्था की। यात्रा के बीच में जहाज अचानक एक तेज तूफान की चपेट में आ गया। उसके पिता दुर्भाग्य से समुद्र में गिर गए और अंततः हवा से बह गए। पिता के पिता समुद्र से गायब हो गए और वो डर से भर गया। इसके अलावा उसके छोटे से दिल में एक गंभीर डर भी बैठ गया। इस रात चू मेन समुद्र के किनारे बैठा पहले की सभी बातों को याद कर रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। हालांकि किसी ऑपरेशन की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि शुरुआत में केवल चू मेन ही सबसे पहले भीगा। चू मेन बारिश से बचने के लिए कहीं भी जाता, वो फिर भी उसका पीछा करती रहती थी। जब तक एक गड़गड़ाहट नहीं हुई तब तक पूरी बारिश प्रणाली सामान्य नहीं हुई। जब दर्शक शिकायत करने लगे तो उन्होंने कहा, अगले सीन में हम सिर्फ संगीत सुन सकते हैं और खिड़कियों को देख सकते हैं। निर्देशक ने सोचा कि सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी घटना घटी जिसने चू मेन को पूरी तरह से इस दुनिया पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। इस दिन चू मेन रोज की तरह काम पर जा रहा था। तभी अचानक एक परिचित और अपरिचित व्यक्ति ने उसके कदम रोक दिए। जब उसने संदेह में पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को देखा जो कई सालों से गायब थे। हालांकि इससे पहले कि वे दोनों एक शब्द भी कह पाते, उसके पिता को पास के एक कर्मचारी ने जल्दी से दूर ले लिया। जब चू मेन उसका पीछा करना चाहता था तो उसे एक दौड़ती हुई टीम ने रोक दिया। अंत में वो केवल अपने पिता को जबरदस्ती एक कार में ले जाते हुए देख सका। इस तरह चू मेन और उसके पिता का संपर्क टूट गया। स्तब्ध होकर चू मेन ने तुरंत अपनी मां को ढूंढा और उन्हें उस अजीब घटना के बारे में बताया। अप्रत्याशित रूप से उसकी मां ने कहा, वो तुम्हारे पिता की मौत पर तुम्हारे अपराध बोध का भ्रम है। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक बहुत ही सुगंधित व्यक्ति है।
तो एक रात एक आदमी तहखाने में आया, पहले अपने पिता की तस्वीर को हैरानी से देखा और फिर ट्रंक में एक बैग निकाला। अंदर एक लाल स्वेटर था। जब चू मेन कॉलेज में था तो वो एक खूबसूरत और प्यारी लड़की से मिला था। हालांकि क्रू ने उसके लिए एक पत्नी की व्यवस्था की है और विशेष रूप से दोनों के बीच एक अंतरंग बातचीत बनाई है, फिर भी चू मेन खुद को उस लड़की के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाता और वो लड़की भी उसमें रुचि रखती है। बाद में एक पार्टी में दोनों फिर से मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन क्रू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जब तक एक दिन चू मेन लाइब्रेरी में एक लड़की से मिला। दोनों को एक छोटी सी बातचीत करने का मौका मिला। चू मेन ने उसे एक डेट का निमंत्रण भेजा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। उसने अभी निकलने के लिए भी कहा, नहीं तो भविष्य में कोई मौका नहीं मिलेगा। इस समय उसकी आंखें उसे याद दिला रही थी। बस इसी तरह वो लड़की चू मेन को कैमरे से दूर ले गई और स्कूल छोड़ दिया। फिर दोनों एक साथ समुद्र तट पर भाग गए और चू मेन ने भी यहीं पर पहला चुंबन किया। जैसे ही दोनों के बीच प्यार के पल चल रहे थे, तभी कार्यक्रम दल के लोग अचानक कार में आ गए। लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत कहा, मेरा असली नाम शिया वेया है, यहाँ सब कुछ झूठा है, ये सब तुम्हारे लिए बनाया गया है और जिन लोगों को तुम देखते हो वे सभी अभिनय कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कार से एक आदमी उतरा। उस आदमी ने खुद को शिया वेया का पिता बताया और कहा कि वो बचपन से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है और उसे ये वहम है कि वो यहाँ के सभी पुरुषों को ले जाएगा। हम विमान में चले जाएंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। सिया के दूर जाने से पहले सिया चू मेन को भागने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूर जाती हुई कार को देखकर चू मेन भ्रमित हो जाता है। वो सिर्फ सिया के लाल स्वेटर को ही देख पाता है। तब से चू मेन ने फिर कभी सिया को नहीं देखा। ये लाल स्वेटर उसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण बन गया है। ये खंडहर भी चू मेन के लिए एक खूबसूरत जगह बन गए हैं और उसने पत्रिका में छपे व्यक्तिगत चित्रों की आंखें खरीद लीं, बस इस झूठी दुनिया में असली सिया को दिखाने के लिए। और क्रू द्वारा निकाल दी गई सिया टीवी के सामने बैठकर चू मेन के जागने का इंतजार कर रही थी। सौभाग्य से वो जल्द ही इस दिन का इंतजार कर रही थी। अनगिनत सामान्य सुबहों की तरह ट्रूमैन काम पर कंपनी जाने के लिए गाड़ी चला रहा था। अचानक कार रेडियो खराब हो गया और एक कर्मचारी का चैनल गलती से रेडियो में आ गया। रेडियो ट्रूमैन के रास्ते का प्रसारण कर रहा था और दुनिया के बगल में मौजूद राहगीरों को तैयार रहने के लिए कहा जा रहा था। इससे ट्रूमैन को बहुत धक्का लगा। घबराहट में वो लगभग एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था। जब कार्यक्रम दल को समस्या का एहसास हुआ तो उसने तुरंत मूल फ्रीक्वेंसी पर वापस स्विच कर दिया और बाद के समाचार प्रसारण में समझाया कि अभी गलती से पुलिस रेडियो स्टेशन चल गया था। लेकिन यह स्पष्टीकरण चू मेन को खुश नहीं कर सका। इतना ही नहीं, इसने चू मेन को जानबूझकर ऐसा किया गया महसूस कराया। जब वो कार से उतरा और काम पर जाने के रास्ते पर चल रहा था तो उसने राहगीर के हाथ में अखबार की सुर्खियां देखी। ये एक बेघर आदमी की खबर थी जो उसे ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो पिता नहीं था जिससे वो उस दिन मिला था, बल्कि सिर्फ एक साधारण बेघर आदमी था। चू मेन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सब जानबूझकर किया गया है। इसलिए जब वो कंपनी के घूमने वाले दरवाजे में गया तो उसने अंदर जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि कुछ चक्कर लगाने के बाद बाहर निकल गया। वो लगातार सड़क पर भीड़ को देख रहा था और अचानक उसे लगा कि हर कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अपने विचारों को सत्यापित करने के लिए उसने कुछ अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वो चलने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी कमर झुकाई और अपने जूते रगड़े। फिर वो चूल्हे के पास कुर्सी पर बैठ गया और अपने चारों ओर की हर चीज का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने लगा। उसने पाया कि ये लोग कल की तरह ही एक ही काम को दोहरा रहे थे। जवाब मिलने के बाद चू मेन तेजी से निकल गया, लेकिन जल्दी में आई बस से लगभग टकरा गया। याद आया कि उसके पीछे से एक हरी कार जरूर गुजरेगी, इसलिए वो मुड़ा नहीं और उसे अपने हाथों से रोक दिया। और इस बात ने चू मेन को अपने विचारों के प्रति और भी आश्वस्त कर दिया। फिर वो अचानक आगे भागा, मुड़ा और एक और को मार दिया और एक ऐसी इमारत में घुस गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। क्योंकि अंदर के अभिनेताओं को सूचित नहीं किया गया था, वे सभी उसके अचानक की हरकत से दंग रह गए। जब वे अपनी लाइव प्रसारण की गलती को सुधारना चाहते थे, तब तक चू मेन ने पहले ही पूर्णकालिक क्लर्क के वेश में आराम कक्ष देख लिया था, लेकिन जल्द ही उसे सुरक्षाकर्मी द्वारा बाहर फेंक दिया गया। वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने दरवाजे पर खड़े कर्मचारी के नितंबों पर एक कागज का थैला दे मारा। उसने सोचा कि दूसरा व्यक्ति गुस्से में उसका पीछा करेगा, लेकिन कर्मचारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुबह के इस अजीब अनुभव ने चू मेन को बहुत बेचैन कर दिया। सौभाग्य से उसने बाल बुद्धिमान मा लोंग की कबाड़ की दुकान देखी, तो वो आराम पाने के लिए वहां गया। उसे नहीं पता था कि उसका तथाकथित बाल बुद्धिमान और सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ शो द्वारा नियुक्त किए गए अभिनेता थे। तो जब चू मेन ने मा लोंग को अपनी शंकाएं बताईं और खंडहर जाने के विचार पर मा लोंग उसे सफलतापूर्वक वापस खींच लेगा, लेकिन इस बार चू मेन उसकी नहीं सुनता। उसने कहा कि उसे कुछ समय के लिए मा लोंग से विनती की कि वो किसी को न बताए, क्योंकि उसकी आंखों में केवल एक पत्नी थी। केवल मा लोंग ही विश्वास के लायक है। कार्यक्रम को खराब तरीके से बनाया गया था। उसे तुरंत उसकी मां को रात में बाहर जाने की व्यवस्था की गई, जिसमें उसने प्यार का कार्ड इस्तेमाल करके चू मेन का अपहरण करने की कोशिश की। इस तरह चू मेन अपनी मां और पत्नी के बीच फंस गया और उन्होंने एक साथ चांद के नीचे पिछली बातें याद की। जब प्यार की गहराई आई तो उसने बच्चा पैदा करने की बात भी उठाई। मां उसके साथ रहना नहीं भूली और उसने सच में उम्मीद की कि मरने से पहले वो अपने पोते को गोद में ले सके।
जब दबाव चू मेन पर दिया गया तो उसकी मां चली गई। टीवी पर एक गीत चल रहा था जो घर जाने के बारे में था, लेकिन चू मेन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और इसी रात चू मेन ने अपनी पत्नी के गहनों का राज भी खोज निकाला। सच्चाई का पता लगाने के लिए चू मेन ने श्रेया को ढूंढने का फैसला किया। इस सुबह वो विमान की उड़ान के बारे में पूछताछ करने के लिए ट्रैवल एजेंसी आया। दीवार पर ढेर सारे विमान के पोस्टरों को देखकर चू मेन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि इस समय वह दृढ़ निश्चय कर चुका था। लेकिन कार्यक्रम दल उसकी इच्छा कैसे पूरी होने देता। जैसा कि उम्मीद थी, एक कर्मचारी के रूप में कुछ समय तक काम करने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसे फिजी के लिए उड़ान पर जाने से पहले 1 महीने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन चू मेन ने इस पर हार नहीं मानी, बल्कि मुड़कर बस स्टेशन पर आ गया, शिकागो के लिए बस पकड़ने और फिर फिजी जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन टिकट तो खरीद लिया गया, लेकिन बस के चलने पर ड्राइवर के लिए कार को दूसरी तरफ ले जाना मुश्किल हो गया। सभी यात्रियों को तुरंत उतरने का आदेश दिया गया। केवल चू मेन ही ऊपर रहना जारी रखा और गहरी नींद में सो गया। घर लौटने के बाद वो फिर से कार में बैठ गया और उसे बुखार आ गया। जब तक उसकी पत्नी काम से घर आई, तब तक उसने अपनी पत्नी को वापस शहर आने के लिए कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में ट्रूमैन बहुत देर से इंतजार कर रहा था और उसने ताओयुआन द्वीप के संचालन के नियमों को समझ लिया था। इसलिए जब उसकी पत्नी बैठी तो उसने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि आगे क्या होगा और क्या दिखाई देगा। और जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई तो उसने उत्साह व्यक्त करने के लिए अपनी जीभ भी निकाली। हालांकि उसकी पत्नी अंदर से बहुत घबराई हुई थी, लेकिन एक परिपक्व अभिनेत्री के रूप में उसने शांत रहने का नाटक किया और अभिनय में सहयोग किया। समय बर्बाद करने के लिए उसने फिजी जाने की बात मानी, लेकिन शर्त यह थी कि वो पहले कुछ महीनों के लिए पैसे बचाएगी। ये सब कहने के बाद वो कार से जाने की तैयारी करने लगी। चू मेन ने तुरंत सभी दरवाजों को लॉक कर दिया और कहा कि वे आज ही निकलेंगे। फिर वो मुड़ा और यू टर्न लेना शुरू किया। उसकी पत्नी ने शांत होकर उससे पूछा कि वो आगे कहाँ जा रहा है। चू मेन को ये कहते हुए सुनकर कि वो बाहर निकलने की ओर जा रहा है, कार्यक्रम दल ने तुरंत मशीन शिकारी दल के लोगों को बुलाया। तो जब चू मेन बस निकास से बाहर आया तो अचानक कुछ कारों को बाहर फेंक दिया गया और वे चौराहे पर फंस गईं। लेकिन इस बात ने चू मेन को और भी संदिग्ध बना दिया। द्वीप पर वापस लौटने के बाद उसकी पत्नी ने चाहे जो भी पूछा, उसने बेवकूफ बनने का नाटक किया और वापस चला गया। आखिरकार वह कार्यक्रम दल के लोगों से सफलतापूर्वक बच निकला। लेकिन फिर चू मेन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। वो समुद्र के पानी से भरे पुल को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे तुरंत वापस जाने की सलाह दी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के हाथ को कंपास पर दबा दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तेल के डिब्बे में कदम रखा। अपनी सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी को पुल पार करना पड़ा। इस समय बगल में एक डिस्प्ले पर चेतावनी थी कि सामने आग लगी है, लेकिन चू मेन पहले ही जान चुका था कि यह एक झूठ था। आंखों के सामने इस यथार्थवादी दृश्य को देखकर चू मेन ने लगभग इस पर विश्वास कर लिया था, जब तक कि एक पुलिस अधिकारी को जो छिपने की कोशिश कर रहा था उसके नाम से पुकारा नहीं गया। तब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ नकली था, इसलिए वो कार से बाहर भागा और भागने की कोशिश करने लगा। वो असहाय और लाचार था। अंत में उसे पकड़ लिया गया और घर वापस लाया गया। घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने चू मेन को वापस शो में खींचने की कोशिश की, लेकिन चू मेन ने अचानक उससे पूछा कि वो बच्चा क्यों चाहती है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसकी पत्नी का पहला यांत्रिक जवाब था कि ये सच नहीं है। फिर उसने बहुत शांति से कोको को एक तरफ ले लिया। वो खराब मूड में था और उसने विज्ञापन के बारे में कहा। चू मेन ने उससे पूछा क्यों, लेकिन उसकी पत्नी ने बिना किसी परवाह के विज्ञापन कहना जारी रखा और इस बात ने चू मेन को पूरी तरह से पागल कर दिया। वो गुस्से में था और उसने केवल यही पूछा कि क्या वो अभिनय कर रहा है। चू मेन के इस तरह के व्यवहार का सामना करते हुए उसकी पत्नी भी घबराने लगी। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए रसोई के बर्तन उठाए। अप्रत्याशित रूप से चू मेन ने उसे पकड़ लिया। पत्नी, जिसका जीवन खतरे में था, ने कैमरे के सामने मदद के लिए जल्दी से गुहार लगाई और इस बात ने भी चू मेन को अपने आंतरिक विचारों के बारे में और भी अधिक आश्वस्त कर दिया। जब दोनों ने लड़ना जारी रखा, इस मिशन को प्राप्त करने के बाद चू मेन का सबसे अच्छा दोस्त मा लोंग तुरंत स्थिति को संभालने के लिए आ गया। मा लोंग को देखकर चू मेन ने आखिरकार अपनी सुरक्षात्मक परतें गिरा दी। इसके बाद दोनों एक टूटे हुए पुल पर बैठकर दिल खोलकर बात करने लगे। चू मेन को लगा कि पूरा संसार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, मानो हर कोई उसके साथ अभिनय कर रहा हो। लेकिन जब मा लोंग, जो उसके साथ 7 साल की उम्र से खेल रहा था, ने उन दोनों के बचपन की वास्तविक और दिल को छू लेने वाली यादों के बारे में बताना शुरू किया, तो चू मेन, जो कि कई बार भ्रमित हो चुका था, अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इस सब के पीछे की सच्चाई सिर्फ निर्देशक द्वारा ध्यान से लिखे गए संवाद ही थे। जब मा लोंग ने दुख भरी आवाज में कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो चू मेन को अचानक एहसास हुआ कि मा लोंग एक अभिनेता हो सकता है, क्योंकि जब उसने कहा कि वो झूठ नहीं बोलेगा तो वो 1 सेकंड के लिए रुका था। हालांकि निर्देशक, जिसे इस बात का एहसास नहीं था, वो भावनाओं में बहता रहा। वो ये भी जानता था कि सब कुछ चू मेन के पिता के साथ शुरू हुआ था, इसलिए उसने अपने पिता को दृश्य में वापस लाने की व्यवस्था की और खुद उस पुनर्मिलन के दृश्य को नियंत्रित किया। उसने अच्छी तरह से कैमरे की व्यवस्था की और एक अच्छा दृश्य तैयार किया ताकि पिता और बेटे के गले मिलने के बाद दिल को छू लेने वाला संगीत फिर से बज उठे। बाहर बैठे दर्शक भावुक हो उठे। इस संकट को सुलझाने के लिए हर कोई खुश था। केवल शू वेया के चू मेन न बन पाने की असफलता ने उन्हें दुखी कर दिया।
उसके बाद टीवी स्टेशन ने निर्देशक का साक्षात्कार लिया। पता चला कि पिता का किरदार निभाने वाला अभिनेता पहले से ही मारने को तैयार नहीं था और वो हमेशा जल्दी में फिल्म सेट पर वापस चला जाता था। जब चू मेन को गलती से पता चला तो निर्देशक ने तुरंत स्क्रिप्ट बदल दी। कुछ शराबी निगाहों के बाद याददाश्त मुख्य धारा में वापस आ गई। इससे न केवल चू की मानसिक बीमारी ठीक हो गई बल्कि अभिनेताओं ने भी परेशानी पैदा करना बंद कर दिया। याददाश्त का दूसरा बच्चा होना वाकई एक अच्छा विचार है। इस तरह की नाटकीय प्लॉट ने न केवल रेटिंग में सुधार किया बल्कि विज्ञापन को भी थोड़ा बढ़ा दिया। कुछ ही समय बाद निर्देशक को बहुत सारे दर्शकों के संपर्क मिले और दूसरी तरफ सिवीर आधिकारिक तौर पर उससे नफरत करता है। उसने कहा कि निर्देशक एक झूठा है जो चू के जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन निर्देशक ने कहा, मैंने उसे एक सामान्य दुनिया दी और तुम इतने गुस्से में हो क्योंकि चू तुम्हारी जेल में नहीं गया। सिवीर ने गुस्से में यह सुनकर फोन काट दिया। हालांकि उसकी नजर में निर्देशक सबसे बुरा है, लेकिन उसके पास चू के लिए कोई विकल्प चुनने का अधिकार नहीं है। वो केवल टीवी पर चू को देख सकता है और प्रार्थना करती है कि वो इस जेल से बाहर निकल सके। निर्देशक ने कहा कि वो चू के तलाक की व्यवस्था करेंगे और डी एर्चुन का स्वागत करेंगे। उस समय वह चू की पहली सार्वजनिक यात्रा की सभी अंतरंग प्रक्रियाओं को उजागर करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि चू के पास कोई रहस्य नहीं बचेगा। उसके बाद चू अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उसने हमेशा की तरह अपने पड़ोसियों का अभिवादन किया और हमेशा की तरह अपने पड़ोसियों के कुत्तों के साथ बातचीत की। उसे हमेशा की तरह दीवार पर विज्ञापन दिखाए गए और जल्द ही उसकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी से हुई। लेकिन फर्क यह है कि चू के दिल में एक योजना थी। वो इस नियंत्रित दुनिया से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए उसने कुछ समय के लिए प्रोडक्शन टीम के साथ सहयोग किया। कर्मचारियों का विश्वास जीतने के बाद उसने भागने की अपनी योजना शुरू की। उस शाम चू मेन एक असामान्य स्थिति में तहखाने में सो रहा था और इस असामान्य व्यवहार ने निर्देशक को भी संदिग्ध बना दिया। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों से कैमरे को करीब लाने और ध्वनि को तेज करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने खर्राटों की आवाज सुनी तो भी उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अधीनस्थों को चू मेन को फिर से फोन करने का आदेश दिया। जैसा कि अपेक्षित था, रजाई में चू मेन हिल नहीं रहा था। निर्देशक ने चू मेन के सोने का वीडियो देखा और रजाई में चू मेन को पाया, लेकिन कुर्सी के नीचे एक हाथ था। इसलिए उसने माँ लोंग को जांचने के लिए भेजा। जब माँ लोंग तहखाने में गया तो उसने रजाई में केवल एक स्नोमैन की गुड़िया पाई और चू मेन ने खर्राटों की आवाज रिकॉर्ड की थी। इस समय निर्देशक को अभी भी लगता था कि चू मेन कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। हालांकि जब माँ लोंग ने कमरे की तलाशी ली तो उसे केवल कैबिनेट के पीछे एक गुप्त मार्ग मिला और चू मेन पहले ही उस गुप्त मार्ग से बाहर निकल गया था और पता नहीं कहां चला गया था। निर्देशक इतना गुस्सा हुआ कि उसने सीधे लाइव प्रसारण बंद कर दिया। स्क्रीन के बाहर दर्शक भी भ्रमित थे क्योंकि 30 साल में यह पहली बार था जब शो रुका था। लाइव प्रसारण जारी रखने के लिए चू मेन को खोजने के लिए निर्देशक ने सभी अभिनेताओं को कार्रवाई करने का आदेश दिया और गलीचे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। आमतौर पर वो पालतू कुत्ता मूर्ख था। ये याओ शेन एक भयंकर कुत्ते में बदल गया है। यहां तक कि समय को भी सूरज निकलने से पहले ही समायोजित कर दिया गया था, लेकिन चू मेन नहीं मिला। इस समय निर्देशक अचानक घबरा गया। उन्होंने शहर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन केवल समुद्र को छोड़ दिया जहां चू मेन नहीं जा सकता था। और जब तस्वीर समुद्र के अंत में कटी तो मैंने देखा कि चू मेन एक नाव पर था। उसके पिता के लौटने से न केवल उसने समुद्र के डर को पार किया और उसे फिर से शुरुआत करने का साहस भी मिला। नायक को ढूंढने के बाद निर्देशक ने फिर से लाइव प्रसारण शुरू कर दिया और दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। इस समय स्क्रीन पर चू मेन ने संयोग से शिया वेइया की पहेली से बनी तस्वीर निकाली। इस सपने की यात्रा पर उसने कभी हार नहीं मानी क्योंकि प्यार ही एकमात्र वास्तविक चीज है। स्क्रीन के सामने बैठी शिया वेइया को यह देखकर खुशी के आंसू आ गए क्योंकि वो खुश थी कि चू मेन ने हार नहीं मानी। लेकिन निर्देशक चू मेन के इस कृत्य से नाराज हो गया। उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसने एक बहुत खतरनाक तूफान कार्यक्रम शुरू कर दिया और सभी तूफानों को नाव पर केंद्रित कर दिया। दूसरी तरफ सहायक थोड़ा हताश था, इसलिए उसने निर्देशक को याद दिलाया कि चू मेन इस वजह से मर सकता है। लेकिन निर्देशक ने सोचा कि चू मेन गिरकर डर जाएगा। हालांकि जब तूफान वास्तव में आया तो चू मेन ने बस रस्सी को पकड़ लिया। भले ही निर्देशक ने बिजली को नियंत्रित किया और नाव पर रस्सी काट दी, फिर भी चू मेन ने संघर्ष किया और हार नहीं मानी। इस समय दर्शकों के दिल सहम गए थे। निर्देशक को गुस्सा आया और उसने तुरंत हवा की गति को अधिकतम कर दिया। इस तरह विशाल लहरें बार बार जहाज पर पलट रही थीं। जल्द ही नाव लहरों से पलट गई। चू मेन भी समुद्र में डूब गया। जब तक उसने देखा कि चू मेन बेहोश हो गया था, तब तक निर्देशक होश में आया और उसने अपने हाथ हटा दिए। जैसे ही हवा और लहरें रुकीं, जहाज भी सीधा हो गया। जल्द ही बादलों से होकर आती सूरज की रोशनी में चू मेन भी संघर्ष करके उठ बैठा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से फिर से पाल उठाया। फिर वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता रहा। इस समय निर्देशक ने उसे और परेशान नहीं किया, बल्कि उसे हवा के साथ बहने दिया जब तक कि जहाज का अगला हिस्सा अचानक आसमान को चीरता हुआ बाहर नहीं निकल आया। बाहर जाकर चू मेन अविश्वसनीय रूप से आगे बढ़कर जांच करने लगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अपनी पूरी कोशिश का नतीजा ये होगा कि उसे अभी भी भाग्य द्वारा क्रूरतापूर्वक नियंत्रित किया जाएगा।
वो पागलपन में उस दीवार को पीटने लगा जिसने उसे कैद कर रखा था। अपने शरीर और दिमाग को बंधन से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी वो अपने 30 साल के धोखे के दर्द और गुस्से को व्यक्त नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा रास्ता देखा, फिर वो रास्ते के साथ साथ एक सीढ़ी पर चढ़ गया। फिर आखिरकार उसे सपने से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और जाने ही वाला था तो निर्देशक ने तुरंत उसे बुलाया और उसे सब कुछ समझाया। उसने ईमानदारी से उसे रोकने की कोशिश की। निर्देशक ने कहा कि बाहर की दुनिया भी यहाँ की तरह ही झूठ और धोखे से भरी है। फिर जनता उस शो से ईर्ष्या करने लगी। चू मीन को निकास द्वार से अंदर और बाहर जाते हुए देखकर दर्शक भी नियंत्रण से उसके भागने पर जयकार करने लगे। सिवीर लंबे समय से प्रतीक्षित चू मीन के पास पहुंचने के लिए और भी उत्साहित थी। निर्देशक ने शो से अपनी नजरें हटा लीं। 30 साल का चू मीन शो भी आधिकारिक तौर पर बंद हो गया। चू मीन की दुनिया का निर्देशन पीटर वियर ने किया है। जिम कैरी और एड हैरिस मुख्य अभिनेता हैं। यह फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। चू मीन शुरू से ही एक नकली रियलिटी शो में रह रहा था। सच्चाई का पता चलने से पहले वो एक सरल और स्थिर जीवन जीता था। वो अपने जीवन का उपयोग दूसरों का मनोरंजन करने के लिए करता था। लेकिन जब उसे शो की सच्चाई का पता चला तो उसने भागना शुरू कर दिया। भले ही दल ने कई बाधाएं खड़ी की, फिर भी उसने आजादी की तलाश नहीं छोड़ी। जब वो आखिरकार भ्रम के निकास द्वार पर खड़ा हुआ तो उसने न तो अपने साथ हुए धोखे पर गुस्सा निकाला और न ही लोगों के प्रति कोई शिकायत की, बल्कि हमेशा की तरह कहा, अगर मैं तुमसे फिर कभी न मिल पाऊं तो मैं तुम्हें शुभ प्रभात, शुभ संध्या और शुभ रात्रि की कामना करता हूं, क्योंकि अतीत की हर चीज, चाहे मैं उसकी कितनी भी परवाह करूं, अब बेकार है। हंसते हुए अतीत को अलविदा कहना और भविष्य का स्वागत करना। जीवन में हम सब बाहर जाना चाहते हैं, हर दिन 3 जगहों की यात्रा करना, जीवन को लगातार दोहराते रहना। हमारे आसपास के लोग भले ही उत्साही लगे, लेकिन वास्तव में वे सब जीवन का मुखौटा पहने हुए हैं। उनके द्वारा दिखाई जाने वाली भावनाएं झूठी हो सकती हैं और उनका कथित सच्चा स्नेह भी झूठा हो सकता है।